नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां रहने से आपको ऐसा लगे कि आप किसी जेल में रखे गए हो। The regime survives by repression, by complete blockade on information with the security services and field tactics. ना आप खुल के सांस ले पाओगे और ना कभी अपने मन का कुछ कर सकोगे। People describe North Korea as a black hole of information, and that black hole has become significantly darker over the last few years. आपको हर वक्त बस इसी चीज का डर होगा कि कहीं आपके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। They sent me to labor camp. I was only 15. In the labor camp, I was only allowed to eat 150 kernels of corn a day. North Korea not only stopped people from leaving and entering the country, but it cut off trade. So they stopped freight trains from even crossing the border from China with vital supplies of food and medicine. But the main question here is कि आखिर नॉर्थ कोरिया की ऐसी हालत हुई कैसे? नाइनटीन 1945 में कोरिया पे जापान का कंट्रोल था। जापान अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कोरिया को कैप्चर करके उनके रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाया। अब जो कोरियंस वेल्दी थे, उन्होंने जापानीज के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, बट जो बेचारे फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, उन्हें जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में आर्मी में भेज दिया जाता था और वहाँ की औरतों को तो एज अ कंफर्ट वुमेन प्रेजेंट किया जाता था फॉर जापानीज आर्मी। तो जनरली कोरिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा अंडर जापानीज रूल। बट फिर जुलाई 1945 में यूएस और सोवियत यूनियन ने कोरिया को कैप्चर करने का प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि सोवियत यूनियन अब जापान के अगेंस्ट वॉर अनाउंस करेगा। 1948 में यूएस और सोवियत यूनियन ने जापान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और जापानीज एम्पायर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। यूएस ने कोरिया को 38 पैरेलल पर डिवाइड करने का आइडिया प्रपोज किया। सरप्राइजिंगली यूनियन सोवियत के लीडर जोसेफ स्टालिन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। सोवियत यूनियन और अमेरिका ने मिलकर कोरिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया। कोरियंस के लिए ये डिवीजन काफी अनफेयर था। अब साउथ कोरिया जो यूएस के कंट्रोल में था, वहाँ सिंगमन री को लीडर बनाया गया और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, वहाँ किम इल संग लीडर बन गए। इनिशियली यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ही चाहते थे कि कोरिया यूनाइटेड रहे, लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से वो अलग ही रहा। दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखा करते थे। दोनों ने अपनी आर्मीज डेवलप की। साउथ कोरिया को यूएस का सपोर्ट मिला और नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन का। 1949 तक नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ने ही अपने आर्मीज काफी स्ट्रॉन्ग बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि अब एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है और 1949 में तो दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती भी रही। लेकिन इतनी लड़ाइयों के बाद भी ऐसा कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुआ था, क्योंकि सोवियत यूनियन और यूएस दोनों ही नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा वॉर हो। यूएस ने साउथ कोरिया को मना कर दिया था कि वो उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या मिलिट्री असिस्टेंस नहीं देंगे, एंड सेम सोवियत यूनियन ने भी कोई परमिशन नहीं दी नॉर्थ कोरिया को। बट फिर जनवरी 1950 में सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने अपने डिसीजन बदल दिया। उन्होंने किम इल संग को साउथ कोरिया पे अटैक करने की परमिशन दे दी। इन्वेजन शुरू करने से पहले ही किम इल संग को चाइना की लीडर जेडोंग का भी सपोर्ट मिला। चाइना का अप्रूवल मिलने के बाद नॉर्थ कोरिया ने इन्वेजन की सीरियस प्लानिंग शुरू कर दी। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक किया। ये वॉर 3 साल तक चला। इस वॉर में ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज के सोल्जर्स थे और ऑलमोस्ट 35 लाख लोग मारे गए। इस वॉर ने यूएस में पैनिक क्रिएट कर दिया। 1951 में फाइनली यूएन फोर्सेस ने यूएस के सपोर्ट में आकर कई बड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए और साउथ कोरिया फिर से यूएस के कंट्रोल में आ गया। अल्टीमेटली दोनों ही साइड्स लड़ते लड़ते थक गए और उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एंड चाइना और यूएस काफी साल तक अच्छे टर्म्स पे नहीं थे। अब किम इल संग के इतने कोशिशों के बाद भी साउथ कोरिया उनके कंट्रोल में नहीं आ पाया, तो अब उनका पूरा फोकस था नॉर्थ कोरिया पे। उनका नेक्स्ट स्टेप था अपने लोगों पे ऐसा कंट्रोल बनाना जिसे लोगों ने कभी ना देखा हो। उनके लिए क्रिटिसिज्म से डील करने का बेस्ट तरीका था क्रिटिक्स को ही खत्म कर देना। There were 2 ways to do that। या तो वो उन्हें मार देते थे या उन्हें प्रिजन कैंप्स में डाला जाता था, जहां लोगों को एक्सट्रीम टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। किम इल संग बहुत ज्यादा रूथलेस थे। उन्होंने एक कास्ट सिस्टम बनाया जिसे संगबन कहा जाता था। इस पे 3 कैटेगरीज थी, लॉयल, इनडिसाइसिव और डिसलॉयल। अगर किसी को डिसलॉयल माना गया तो उन्हें और उनके पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को प्रिजन कैंप में भेज दिया जाता था। अब तक बहुत सारे लोग इस प्रिजन कैंप में डाले गए हैं। जंग इल जो किम संग के बेटे थे, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने अपने फादर को नॉर्थ कोरिया के लोगों की नजरों में एक गॉड की तरह पोर्ट्रे किया। सभी रिलीजियस को बैन कर दिया गया था और किम इल संग के बड़े बड़े स्टैचूज बनवाने शुरू कर दिए थे।
ब्यूरो ऑफ प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया गया और लोगों के सोच को मैनिपुलेट किया गया। लोगों को नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और ना ही कोई बाहर का वहां आ सकता था, और इसी तरह नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री बन गई जहां इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का कोई एक्सेस नहीं था। प्रोपेगेंडा, डर और आइसोलेशन के थ्रू किम फैमिली लोगों की नजरों में भगवान बन गई थी। एक तरफ नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म, प्लान्ड इकोनॉमी और सोवियत स्टाइल डिक्टेटरशिप चल रही थी, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट्स और अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। अब जैसे जैसे किम इल संग की उम्र बढ़ने लगी, उन्होंने रियलाइज किया कि अब उन्हें कोरिया के नेक्स्ट लीडर के बारे में सोचना पड़ेगा। अब उनका वो बेटा जिसने उन्हें गॉड लाइक स्टेटस दिया, वो खुद एक लीडर बनने का सपना देखने लगा, और उनका ये सपना सच भी हुआ। किम जोंग इल को कोरिया का नेक्स्ट लीडर बनाया गया। किम जोंग इल वॉज नॉट द ऑब्वियस कैंडिडेट। उनका कोई मिलिट्री का एक्सपीरियंस नहीं था। ही वॉज वेरी प्रिविलेज्ड एंड वॉज काइंड ऑफ रेस्ड इन अ बबल, बट उन्होंने अपने फादर का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर ये कमी पूरी कर दी। किम जोंग इल को मूवीज का बड़ा शौक था। वो मूवीज का बड़ा कलेक्शन बना लिया करते थे और वो सारी मूवीज देखा करते थे। वो जेम्स बॉन्ड के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने इतनी सारी मूवीज देख ली थी तो उनका इमेजिनेशन भी वैसा ही हो गया था। उनका मानना था कि ये मूवीज किसी ना किसी रियलिटी पर बेस्ड है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनके लीडरशिप स्टाइल मूवीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। इनफैक्ट साउथ कोरियन इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि वो एज ए लीडर कम बट एज अ हॉलीवुड डायरेक्टर ज्यादा ऑपरेट करते हैं। उन्होंने अपने आप को भी अपने फादर की तरह लोगों की नजरों में भगवान बना के रखा और अपनी पावर का एक्सट्रावेगेंट यूज किया जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये अब एक फैमिली रन डिक्टेटरशिप बन चुकी थी। दिसंबर 2011 में किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन को कोरिया का नेक्स्ट लीडर बनाया गया। किम जोंग उन ऐसे पहले नॉर्थ कोरियन लीडर थे जो वेस्ट में ऑलरेडी रह के आ चुके थे। सिर्फ 36 इयर्स की एज में किम वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट आर्मी को कंट्रोल करते हैं और उनके पास वर्ल्ड के सबसे डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स है। उनकी फैमिली अब लगभग 70 इयर्स से वायलेंस और डर के थ्रू रूल कर रही है। किम जोंग उनकी ड्रेसिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होती है। कभी कभी वो अपने ग्रैंडफादर की तरह ड्रेस करते हैं ताकि लोग उन्हें भी अपना लीडर माने। रिसेंटली किम जोंग उन ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी कदम उठाया। उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस देना शुरू किए और दूसरे कंट्रीज के लीडर के साथ भी मिलना शुरू किया, जो कि उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर नॉर्मली नहीं किया करते थे। जब किम जोंग उन लीडर बने तो लोगों को लगा कि वो वेस्ट में रहकर आए हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर लाएंगे। इनिशियली तो किम जोंग उन ने इस बात का इंडिकेशन भी दिया था कि वो नॉर्थ कोरिया में लोगों की जिंदगी बेटर करेंगे। उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए थीम पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बनाए। एंड वो अपने ग्रैंडफादर या फादर के स्टेप्स कम्प्लीटली नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है और ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। 75 इयर्स से किम की फैमिली ने पावर और डर के थ्रू रूल किया है, लेकिन अब किम जोंग उन अपने आप को ज्यादा अप्रोचेबल दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किम जोंग उन अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स से काफी कम खतरनाक है। सच तो ये है कि उन्हें भी इक्वली डेंजरस माना जाता है। उन्होंने डुअल डिक्टेटरशिप का रास्ता अपनाया जिसमें उनकी बहन किम यो जंग फैमिली के पुराने तरीके जैसे डर, एग्रेशन और डिसिप्लिन से कंट्री को मैनेज करती है, और किम खुद एक कंपैशनेट, काइंड और मॉडर्न लीडर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। किम सिर्फ अपने फादर या ग्रैंडफादर के लेसन्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। किम फैमिली का कोई भी तरह का गुस्सा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। किम के मिसाइल्स और वेपन्स अब और भी ज्यादा पावरफुल और रिलायबल बन गए हैं। जो भी उन्हें डराने या धमकाने की कोशिश करेगा उसका जवाब वो अपने मोस्ट पावरफुल वेपन से भी दे सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इनफैक्ट किम फैमिली ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिवील किया था जिसे द मॉन्स्टर कहते हैं। किम के पास आज 40 न्यूक्लियर मिसाइल्स है और उनका एक नया सीक्रेट वेपन भी अब फाइनल स्टेज में है जो वेस्ट के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से 2006 से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया पर 9 सेट ऑफ सैंक्शंस लगाए हैं। जैसे कि दूसरे कंट्रीज नॉर्थ कोरिया को हैवी वेपन्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी गुड्स, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी जिससे नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद मिले वो नहीं सेल कर सकती। इसके अलावा कोई भी कंट्री या कंपनी जो नॉर्थ कोरिया के डेंजरस वेपन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रही है उनकी एसेट्स भी फ्रीज किए जाएंगे। अब इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी बहुत बुरी हालत में है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पहले से ही बहुत खराब थी और अब सैंक्शंस, पैंडेमिक और फ्लड्स ने उसे और भी खराब कर दिया है। इसकी वजह से फूड, एनर्जी, फॉरेन ट्रेड सब कुछ अफेक्ट हुआ है। नॉर्थ कोरिया का लैंडस्केप ज्यादा हिली या माउंटेनियस है जिस वजह से फार्मिंग के लिए बस 14% लैंड यूज हो सकता है। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1960s में नॉर्थ कोरिया ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे, जैसे फार्म लैंड्स को इरिगेट करना, रूरल एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना,
फार्मिंग के लिए मशीन्स का यूज करना, बट ये सब अब काफी नहीं रहा। 1987 में नॉर्थ कोरिया में पहली बार फूड शॉर्टेज हुआ। North Korean leader Kim Jong-un has expressed that failure to provide basic necessities like food is a serious political problem that needs to be fixed. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डेली ग्रेन राशन को 10% से कम कर दिया गया था। पहले से ही कंट्री की फार्मिंग एबिलिटी वीक थी और 1995 के फ्लड्स ने ज्यादातर फार्मलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1990s के बीच फूड क्राइसिस की वजह से लगभग 5 to 10 लाख लोगों की डेथ हुई थी। 1997 तक काफी जगह पर फूड राशनिंग सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। 1990 के बाद से नॉर्थ कोरिया में ऑयल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी धीरे धीरे कम होने लगी, जो देश की इकोनॉमी को हर तरीके से वीक बनाई जा रही थी। नॉर्थ कोरिया को अपनी इकोनॉमी फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और जो इन्वेस्टमेंट उन्हें इंटरनेशनली मिल सकती है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपने न्यूक्लियर इश्यूज को रिजॉल्व ना कर ले। बट इमेजिन करो, ऐसे कंट्री में आखिर लोग रहते कैसे होंगे। नॉर्थ कोरियंस को फॉरेनर से बात करने का मौका बहुत कम मिलता है और जब मिलता है तो उन्हें बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। कोई भी गलत बात कहने से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें लेबर कैंप में भी डाला जा सकता है। फिर भी लोगों में बाहर की दुनिया के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। फॉरेनर्स के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए काफ़ी वैल्यूबल होती है। और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे साउथ कोरियन टीवी शोज देखना या चाइनीज सिम कार्ड यूज़ करके इंटरनेशनल कॉल्स करना बैन किया गया था। वहाँ के बच्चों को ट्रेडिशनल कपड़ों में गाना गाने बोला जाता है, जिसमें कि मोस्टली उनके लीडर की तारीफ की जा रही होती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स के लिफ्ट्स काम नहीं करती, बहुत सी जगहों पर तो अंधेरा ही होता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रिलायबल सप्लाई ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरियंस को वीक में 6 डेज गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता है, वो भी बहुत कम पैसों में। नॉर्थ कोरिया में यंग लड़कों को कई साल मिलिट्री में सर्व करना होता है, लेकिन उन्हें मोस्टली मैनुअल लेबर करवाया जाता है। इसी तरह बहुत सारी यंग लड़कियों को भी फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जो उनके घर से काफ़ी दूर होती है। अगर कोई भी वुमेन वहाँ अपने लेट 20s तक शादी नहीं करती तो उसे बुरा बोल के रॉटन फिश कहा जाता है। उन्हें फैमिली या वर्क कलीग्स के अलावा दूसरे लोगों से सोशलाइज करने के लिए भी डिस्करेज किया जाता है। WHO के हिसाब से नॉर्थ कोरिया की 40% पॉपुलेशन मैल न्यूट्रिशन से जूझ रही है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, ऐसी ही हालत 1978 के आसपास चाइना और वियतनाम की भी थी। इनकी इकोनॉमी भी पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल थी और ये दूसरे कंट्री से भी काफ़ी अलग रहा करते थे। लेकिन चाइना ने 1978 में अपनी इकोनॉमी में बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए, प्राइवेट बिजनेसेस को आगे बढ़ने दिया, फॉरेन ट्रेड ओपन किया और धीरे धीरे इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर गई। वियतनाम ने भी कुछ ऐसा ही किया अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी अपनी पूरी इकोनॉमी पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है। यहाँ गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल करती है। अपनी पॉलिसीज और इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से दूसरे कंट्री से भी काफ़ी दूर है। अगर नॉर्थ कोरिया को सच में एक मॉडर्न सोसाइटी बनना है तो उन्हें सबके साथ कनेक्ट करना होगा और पिछले 70 इयर्स की आइसोलेशन खत्म करनी होगी। बट नॉर्थ कोरिया पर चाहे कितने ही सैंक्शंस क्यों ना लगी हो, वो हमेशा अपने मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे ही फोकस करते रहते हैं, चाहे इससे उनकी इकोनॉमी को कितना भी बड़ा नुकसान हो। इन दी एंड क्वेश्चन तो यही रह जाता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया कब तक इस रास्ते पर चलेगा और कब नॉर्थ कोरिया के लोगों को ट्रू फ्रीडम एक्सपीरियंस करने मिलेगी।